नमस्कार साथियों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्री क्रैश कोर्स आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और आरओ एआरओ प्रीलिम्स परीक्षा के लिए चल रहा है, जिसमें 150 कक्षाओं के माध्यम से जीएस के उन टॉपिक्स का, उन तथ्यों का चुनाव किया गया है जो आपकी परीक्षाओं में प्रायः पूछे ही जाते हैं। तो उस श्रेणी में, उस कड़ी में मेरे पास आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी है मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसकी क्लासेस निरंतर आप लोगों को मिल रही हैं। सारी क्लासेस प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, आसानी से उनको देख पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसी क्रम में आज की हमारी एक लेक्चर नंबर, टोटल का लेक्चर नंबर 70 है। 70वीं क्लास है। 2 क्लासेस आपको डेली मिल रही हैं। लगभग 1 महीने से ये प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें आज ये हमारी मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की चौथी क्लास है। 3 क्लासें इससे पहले हो चुकी हैं, जिनमें हमने पूरा सल्तनत काल, थोड़ा मुगल देख लिया था, है ना। और आज जो है हम बाद वाला मुगल, मतलब मुगल काल को आज हम कंप्लीट कर लेंगे। एक कक्षा इसके बाद और होगी, उत्तर मुगल काल और मराठा इत्यादि, है ना। फिर क्योंकि उसके बाद से तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री शुरू हो ही जाती है, जो आपको आपके प्रिय प्रशांत सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो मिडिवल हिस्ट्री की आज सेकंड लास्ट क्लास है। अब तक की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लीजिएगा, और मैं एक कंपाइलेशन भी इन क्लासेस का जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा कंप्लीट होने के बाद, ताकि आप वन शॉट में पूरी 5-5, 6-6 घंटे की वीडियो देख लें और आपका समग्रता में चीजें कवर होते चले, है ना। और साथ ही साथ एक सूचना आप लोगों के लिए ये और है कि डिकोड एग्जाम नहीं, जैसी आपकी ये फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है, ये फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है, इसी को कवर अप करते हुए, इसी को और बेहतरीन बनाने के लिए आप लोगों के हितों में एक ये 7000 प्रश्न श्रृंखला की टेस्ट सीरीज और लॉन्च की है। इसमें जो आपको पता है, हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम जो चल रहा है, जिसमें 3-4 हजार बालक आराम से पढ़ के उसको अपना बढ़िया तरीके से रिवीजन चल रहे हैं। उस प्रोग्राम के 100 दिन के 40-40 प्रश्न, मतलब 4000 प्रश्न प्लस उनका वीडियो सॉल्यूशन, है ना। और 15 फुल लेंथ टेस्ट, 15 जीएस के, 15 हिंदी के, मतलब 3000 प्रश्न। वो टोटल 7000 प्रश्नों की एक बेहतरीन सी टेस्ट सीरीज है, जो परीक्षाओं के आधुनिक ट्रेंड को समझते हुए है। मैं आपसे कल भी मैंने आपको बताया था, फिर बता रहा हूं कि अगर आप समग्रता में सुबह उठ के शेड्यूल को फॉलो करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, दिन में 3-4 घंटे पढ़ के इतना ही टॉपिक होता है, शाम को उससे रिलेटेड टेस्ट का वीडियो देख लेते हैं, जो आपको ऐप के माध्यम से मिलेगा। ये एक पेड कोर्स है जिसको मैं बता रहा हूं, है ना। ऐप के माध्यम से ये मिल जाएगा, इसको देख लीजिए। इससे टफ सवाल आपके सारे हो जाएंगे। प्लस इधर आकर, यहां आकर क्रैश कोर्स वाली वीडियो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनमें आकर आप आराम से जो है उस टॉपिक के इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए, इनको रिवाइज कर लीजिए। ये त्रिकोण अगर आप बना लेते हैं, स्वयं का रिवीजन, क्रैश कोर्स का क्लास जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्लस ये टेस्ट सीरीज, क्योंकि एक टेस्ट सीरीज तो आपको लगानी ही चाहिए परीक्षा में जाने से पहले, तो निश्चित मानिए कि सफलता आपकी काफी हद तक सुनिश्चित हो चुकी होगी। अभी की तुलना में आप एग्जाम में 15-20 नंबर आगे बढ़ चुके होंगे। तो यदि आप लेना चाहते हैं तो ये ऑफिस के नंबर है, इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम न्यू करके एक ऐप प्ले स्टोर पर है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से जो है उसके वीडियो कोर्स सेक्शन में जाके देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, वीडियो टेस्ट सीरीज लिखकर, या फिर सीधे कॉल भी कर सकते हैं। आपकी यथासंभव मदद की जाएगी। तो 7000 प्रश्न है इसमें, आधुनिक ट्रेंड को समझते हुए। टॉपिक वाइज डेली टारगेट भी है, मतलब डेली आपको कैसे, वो 100 दिन का शेड्यूल है। बहुत बेहतरीन सी टेस्ट सीरीज है। मैं आपको रिक्वेस्ट, मान लीजिए बड़ा भाई समझकर मान लीजिए, अध्यापक समझकर मान लीजिए, मास्टर समझकर मान लीजिए, ये टेस्ट, अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज ले रहे हैं तो मार्केट की बेहतरीन टेस्ट सीरीज, जहां अन्य टेस्ट सीरीज 10 टेस्ट का, 12 टेस्ट का आपसे 1000 रुपए ले लेती हैं, वहां 15 फुल लेंथ टेस्ट प्लस 40 यानी 100 जो है मिड लेंथ टेस्ट जो है, हाफ टेस्ट जो है 40-40 क्वेश्चन के, वो आपको इसमें मिल रहे हैं, ना। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत बेहतरीन सी टेस्ट सीरीज है, जिसका डिस्काउंटेड प्राइस डिकोड एग्जाम ने 800 रुपए रखा है। 799 या 800 रुपए, आप एक बार बात कर लेंगे तो आपको बेहतर बता दिया जाएगा। चलिए, खैर, तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। आज हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना था जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। और औरंगजेब तक मुख्यतः जो मुगल साम्राज्य का उत्थान था, यहां से पतन शुरू हो जाएगा।
और मुगल साम्राज्य जो है समाप्ति की ओर आ जाएगा। जो मुगल साम्राज्य पूरे भारतवर्ष पर 1605 या 1707 ईस्वी तक था, मतलब औरंगजेब के डिक्लाइन तक, वो धीरे धीरे टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा और उसका खात्मा होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम अगली क्लास में देखेंगे। तो 3 बड़े शासक हैं प्लस जो मुगल कालीन व्यवस्थाएं हैं उनको भी देखेंगे, समझेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। सबसे पहले मुगल साम्राज्य में जहांगीर। मैंने आपको अकबर तक पढ़ा दिया है, पिछली क्लास आप देखोगे तो अकबर के समय तक हमने पढ़ लिया है। ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये 1605 ईस्वी का रेड वाला जो एरिया है ये है, यानी जब अकबर जा रहा है और जहांगीर आ रहा है, मतलब 1605 ईस्वी में, तब भारत का दिल्ली से या आगरा से जो सरकार चल रही थी वो इस वाले एरिया पर चल रही थी, है ना। मैप आपके समझ में जरूर आना चाहिए। मैप समझ में नहीं आएगा, मैप अगर समझ लिया तो आधी पढ़ाई तो वैसे ही हो जाती है ना। तो ये वाला एरिया जो मास्टर ने येलो रंग दिया, इस वाले एरिया पे क्या है, मुगल सत्ता काबिज थी, इस वाले एरिया से शासन हो रहा था। जहांगीर सत्ता में आते हैं 1605 से 1627, कुल 22 वर्ष ये सम्राट रहते हैं। वास्तविक नाम क्या है, सलीम नाम था। माना जाता है कि इनका जन्म जो है जहांगीर का, वो शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था, जिस कारण जो है इनका नाम अकबर ने सलीम रखा था, है ना। माता कौन है, हरखाबाई या जोधाबाई, जिनको आप जानते हैं, वो हरखाबाई की कोख से हुआ था, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था, जिस कारण इनका जो है नाम क्या रखा, अकबर ने सलीम रखा। पत्नी मानवाई है ना, ये 3-4 पत्नी थी। ये मेहरुनिस्सा जो है, जो नूर जहां है, अभी बाद में देखेंगे कि शासन प्रशासन में कैसे मेहरुनिस्सा या नूर जहां का एक पर्याप्त आधिपत्य हो गया, और जो है इन्हीं के कहे अनुसार ये गुट शासन सत्ता पर हावी था। पुत्र कौन कौन है, खुसरो, परवेज, शहरयार, जहांदार, है ना। खुसरो और आपका खुसरो का विद्रोह होगा, और एक और पुत्र था खुर्रम, और शहरयार में युद्ध होगा। खुर्रम शाहजहां है, वो अगला शासक बनेगा। खैर, आत्मकथा इनकी कौन सी है, इनकी आत्मकथा है तुजुके जहांगीरी। इसको किसने लिखा है, कैसे लिखी गई है, ये अभी आज की ही क्लास में मुगल कालीन पुस्तकें भी आपको लास्ट में बताऊंगा, वहां देख लेंगे। मकबरा याद रखना, कई बार पूछा गया है। दिल्ली के शाहदरा में मकबरा है, किसका, शाहजहां का, सॉरी जहांगीर का। तो याद रखना, शाहजहां और शाहदरा ऐसा नहीं है, जहांगीर का मकबरा है शाहदरा में, मतलब अपोजिट है। शाहदरा शाहजहां जैसा नहीं है, कंफ्यूजन यही होता है, अपोजिट है। जहांगीर का मकबरा है आपके शाहदरा में। दरबार में आने वाले कुछ विदेशी यात्री हैं, हॉकिंस, थॉमस रो और फ्रांसिस्को पेलसाट, है ना। जैसे आपको याद होगा, जब आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम विदेशियों के आने का क्रम पढ़ते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिस आए, है ना, फिर जो है फ्रांसीसी आए। फ्रांसीसी सबसे लास्ट में माना जाता है आए भारत के अंदर, है ना। तो सबसे लास्ट में आए, तो यहां भी फ्रांसिस्को पेलसाट जो है ना, वो सबसे लास्ट में आया है जहांगीर के। और हारो मतलब हॉकिंस और टॉमस रो, ये क्रमशः आए हैं। तो हारो और जो है फ्रांसिस्को पेलवर्ट, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखोगे, पेलवर्ट कहीं पेलसाट नाम मिलता है, तो इस तरीके से। तो हारो मतलब हाकिंस आया है, फिर जो है टॉमस रो आया है। हाकिंस आया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1608 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में हाकिंस आ रहा है ना। 1608 ईस्वी में हाकिंस आ रहा है, और 1615 ईस्वी में, 1615 ईस्वी में कौन आ रहा है, 1615 ईस्वी में आ रहा है टॉमस रो, ठीक है। 1615 ईस्वी में आ रहा है आपका टॉमस रो, 1608 में आ रहा है हॉकिंस, ठीक है। तो ये क्रमशः आने वाले हैं। हारो, है ना, तो बोले हारेंगे अब, हारो, है ना। चलो तो ऐसे याद रख लेना, जहांगीर के समय जब विदेशी आने शुरू हो गए, बोले अब हारोगे, मतलब हाकिंस और टॉमस रो। कैसे भी ध्यान रख लेना, इनका क्रोनोलॉजी आपसे कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। ये 3 प्रश्न हैं। 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा चलाई, ये जो है सैन्य व्यवस्था से संबंधित थी, अभी आगे समझेंगे। जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्णकाल मतलब चित्रकला का स्वर्णकाल है जहांगीर का समय, याद रखना।
बोले जहां गिरे वहीं चित्र बना दिया। क्या? जहां गिरे वहीं चित्र बना दिया, जिस कारण चित्रकला का स्वर्णकाल हो गया, है ना। शाहजहां, तो शाहजहां में क्या है? शाहजहां का कार्यकाल माना जाता है, अभी आगे देखेंगे। स्थापत्य का स्वर्णकाल माना जाता है। तो शाहजहां ने क्या बनवाया है? मुमताज तेरी याद में ताजमहल बनवा दूंगा। तो जब ताजमहल बनवाया तो मतलब उसका क्या हो गया? उसका काल हो गया स्थापत्य का स्वर्णकाल। और जहांगीर का काल जो है वो जहां गिरे वहीं चित्र बना दिया, मतलब चित्रकला का स्वर्णकाल। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो 4 फैक्ट इसमें हैं जो आपसे प्रश्न के माध्यम से पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। तो जहांगीर, बात समझ में आ गई। 1605 में गद्दी पे बैठ रहा है सर अकबर के निपटने के बाद, है ना। और वास्तविक नाम इसका सलीम है। जोधाबाई या हरकाबाई से इसका जन्म हुआ है और जो है 22 साल शासन कर रहा है ना। और चित्रकला का स्वर्णकाल इसके समय में है ना। और क्या कहते हैं? मकबरा इनका शाहदरा में है। आगे चलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। हाइलाइटर से हाईलाइट करके मैं आपको दिखा दूंगा, हमारे पास हाइलाइटर भी है। चलो, मुगल साम्राज्य जहांगीर के विषय में देखते हैं। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर मुगल सम्राट बना, हमने देख ही लिया। जहांगीर ने अपनी नीतियों की घोषणा दस्तूर उल अमल के नाम से की थी। मतलब अब आया है तो नई नई नीतियां चलाएगा, तो नया एक चार्टर ले आया। उस चार्टर का नाम रखा दस्तूर ए अमल। मतलब भाई इसका दस्तूर पे इसका अमल करना पड़ेगा, नहीं तो चचा निपटा देगा तुम्हें। के नाम से करों का निषेध किया, मदिरा और मादक पदार्थों की बिक्री का निषेध किया, अस्पतालों का निर्माण करवाया, बंदियों को क्षमादान दिया, इत्यादि इत्यादि। जैसे कोई भी नया शासक आता है बड़ी बड़ी नीतियां लेकर आता है ताकि उसका नाम माम शेम और जो है फेम उसको मिले। तो इस वजह से भी इन्होंने भी यही काम किया। खैर, तो दस्तूर अमल को याद रखना, यद्यपि पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है। तो जहां गिरे वहीं चित्र बनवा दिया। सर चित्रकला का स्वर्णकाल हो गया। अब नहीं भूलूंगी सर। जहांगीर ने आगरा के किले में, कहा यह फैक्ट आपसे पूछा गया है, किसने न्याय की जंजीर लगवाई? ये भी अभी याद करेंगे। तो जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवाई कहां? आगरा के किले में, है ना। सब जगह गिर रहा है तो यहां भी गिर गया आगरा। ठीक है, तो आगरा के किले में न्याय की जंजीर लगवाई ताकि दुखी जनता उस जंजीर को, उस घंटे को बजाए और जहांगीर जो है तुरंत उत्पन्न हो जाए। बोले बता बेटे क्या समस्या है, ले छू मंतर, इस तरीके वाला। मतलब अपनी शिकायतों को कभी भी सम्राट तक इस जंजीर को बजा के पहुंचा सकते हो। तो याद कैसे रखोगे? याद रखना, बोले जहां चाहोगे वहीं न्याय दूंगा। मतलब ऐसी जंजीर, ऐसा घंटा बजवा दिया, घंटा बजाओ, जब मन करे तब आपका न्याय मिलेगा। मतलब जहां चाहो वहां न्याय दूंगा। ये कौन कह रहा है? न्याय मतलब न्याय की जंजीर, और जहां मतलब जहांगीर आगरे के किले में जंजीर की स्थापना कर रहा है कि भैया घंटा बजा दो खाली, जहां चाहोगे वहां न्याय मिलेगा। तो जहां चाहोगे वहां न्याय, मतलब जहांगीर ने काम करवाया। जहांगीर के समय ही शहजादा खुसरो का विद्रोह हुआ। याद कैसे करोगे? खुसरो, बोले इससे कहा तू खुश रह बेटा, ये खुश नहीं रह रहा है, ये विद्रोह कर रहा है, कह रहा बापू की तो ऐसी की तैसी, तू निपट, मैं सत्ता पे बैठूंगा। खुश नहीं रह रहा है, मतलब खुसरो का विद्रोह हो गया, जिसमें खुसरो के समर्थन में एक और आ गए। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड देकर हत्या कर दी। आपसे पूछा जाता है सिखों के 5म गुरु, पहले तो कौन से गुरु? तो 5वें गुरु। उनको किसने निपटवाया? जहांगीर ने निपटवाया। क्यों? उससे कह रहे थे खुसरो खुश नहीं रह रहा था। खुसरो और खुर्रम में दिक्कत होती है, इसलिए याद रखना, याद रखा रहा हूं, है ना। खुसरो उससे कह रहे थे बेटा तू खुश रहे, लेकिन वो खुश नहीं रह रहा था। उसने विद्रोह कर दिया अर्जुन देव की सहायता से, तो उसको तो जेल में बंद करवा दिया आगरा के, अर्जुन देव को निपटवा दिया। तो आपसे यह सवाल पूछा जाता है कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को किसने निपटवाया? जहांगीर ने निपटवाया। क्यों? क्योंकि उसने खुसरो नहीं रहने दिया, खुसरो को भी खुश नहीं रहने दिया, खुद को भी खुश नहीं रहने दिया, खुसरो की हेल्प कर दी। ओहो सर, याद हो गया। जहांगीर के शासन में नूर जहां, ये आ गई नूर जहां या मेहरुनिस्सा का भी हस्तक्षेप था। मेहरुनिस्सा इनका वास्तविक नाम है। इनके पिता जिनको इन्होंने इमातुद्दौला की उपाधि दी थी, इमातुद्दौला का मकबरा मेहरुनिस्सा बनवाएगी, है ना, जिसको पित्राडुरा टेक्निक का पहला मकबरा माना जाता है। पित्राडुरा टेक्निक क्या है? जिसमें पत्थर पर नगों की जड़ावट हो, उसको कहते हैं पित्राडुरा टेक्निक। उस पित्राडुरा तकनीक का पहला बेहतरीन उदाहरण है इमातुद्दौला का मकबरा, जिसको कौन बनवा रही है? उनकी लाली मेहरुनिस्सा, जिसका नाम जहांगीर ने रख दिया क्या? नूर जहां। मतलब जहां का नूर, मतलब संसार
की रोशनी, समझ रहे हो, खूबसूरती में मैं तेरा ऐसा नाम रखूंगा तू भी क्या याद रखेगी। तो जहांगीर के शासन में नूरजहां या मेहरुनिस्सा का भी हस्तक्षेप था। ये भी दीदी बताती थी भाई साहब ऐसे मत करो, अच्छा ऐसे कर लो जी, सुन रहे हो जी, मतलब इनका पर्याप्त हस्तक्षेप था। बाद में इन्हीं के भैया की लड़की है कौन, मुमताज महल, जो इनके बेटा से शादी करेगी, है ना। चलो खैर अभी उसको आगे देखेंगे। धार्मिक नीति में जहांगीर ने अकबर का ही अनुसरण किया, मतलब थोड़ा अपेक्षाकृत लिबरल था, परंतु उसने अकबर द्वारा शुरू किए गए दीने इलाही अकबर ने शुरू किया था। कब शुरू किया था कमेंट में बताओगे। अकबर जब मैंने पढ़ाया तो अकबर की क्रोनोलॉजी में आपको याद कराया था। तो दीने इलाही जो अकबर ने शुरू किया था उसको भाई साहब ने बोले अब खत्म करो, बहुत हुआ मतदान, ठीक है, मतलब अब दीने इलाही आगे नहीं चलेगा, दीने इलाही समाप्त होता है, लेकिन मैं धार्मिक नीति में अभी भी लिबरल हूं, जजिया नहीं लगाऊंगा, है ना, धार्मिक कर नहीं लगाऊंगा। औरंगजेब आएगा बोले तू चल, मैं आया मैं लगाऊंगा, ठीक है। खैर जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। उस समय के प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन, है ना, अबुल हसन, नादिर उल अस्र और नादिर उल जमा इनका नाम था, जहांगीर के दरबार में ही थे। कैसे याद रखोगे, बोले चित्रकला का स्वर्ण काल है, जहां गिरे वहीं चित्र बनवा दिया, जहांगीर का काल चित्रकला। तो बोले हंसे, बोले नहीं हमें हंसना मंजूर नहीं है, मतलब अबुल हसन और अबुल जो है उस्ताद मंसूर, मतलब मंजूर नहीं है हंसना। बोले जहां गिर रहे वहीं चित्र बना रहे हैं, चित्रकला का स्वर्ण काल है, बोले हंसे। अबुल हसन बोले नहीं हमें मंजूर नहीं है, आप मत हंसिए। तो बात याद हो गई कि नहीं, ये फैक्ट है, एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज करते हैं कि तुम्हारी डैश 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 भी क्या कंफ्यूज करती होगी, तो इसी तरह से ये भी कंफ्यूज करते हैं। तो इसलिए इनके कंफ्यूजन का तो निस्तारण मेरे पास है, उसके कंफ्यूजन का निस्तारण आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। खैर चलिए, तो ये सब बातें आप फैक्ट में याद रखना, केवल क्लास एक दो बार देख जाना, अभी कंपाइलेशन भी एक बार दे दूंगा, ये देख लो, कंपाइलेशन 2 बार पेपर से पहले छेप जाना, मास्टर की कहानी याद आएगी ना पेपर में, अगर सवाल आएगा तो, ना आए तो बात से बात। चलो आगे चलते हैं। तो ये है भाई साहब, क्या ये कंदूक सी गेंद सी लिए खड़े हैं, क्या चंद्रमा हाथ में लिए खड़े हैं। खैर तो ये जहांगीर हमने पूरा देख लिया, आगे चलते हैं। दूसरे सम्राट आ गए, मुगल साम्राज्य या मुगल सम्राट कौन, शाहजहां, है ना, शाहजहां। चलो वास्तविक नाम क्या है, खुर्रम है ना। और खुसरो दूसरा, भाई याद रखना, उससे कहा खुसरे, वो खुसरी रह रहा था, विद्रोह कर दिया उसने जहांगीर के खिलाफ। ये है खुर्रम, है ना, खुर्रम। शाहजहां 1628 से 1657 लगभग 30 साल शासन करेगा। माता पिता जगत गोसाई जहांगीर, पत्नी कौन है, अर्जुमंद बानो बेगम, या जिनका नाम क्या है, मुमताज महल, जो नूरजहां है उनकी भतीजी हैं, मतलब ये नूरजहां को बुआ कहती थी, मुमताज महल इनके मतलब नूरजहां के भाई की बेटी, दौलत खां, दौलत बेग खां ऐसा कुछ नाम था, उसकी बेटी है क्या, अर्जुमंद बानो बेगम, जिनको शाहजहां ने नाम दिया मुमताज महल, और मुमताज महल की याद में ही मुम हटा दिया आगे से और ताजमहल बनवा दिया, है ना। तू भी क्या याद रखेगी जा, है ना। चलो खैर पुत्र कौन कौन है, दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद, शाह शुजा। इन चारों में बाद में चलेगा चाकू कट्टा कि बोले तू पापा की गद्दी संभालेगा कि मैं संभालूंगा, बोले मैं संभालूंगा, बोले तू कैसे संभालेगा, मैं तुझे निपटाऊंगा फिर मैं गद्दी संभालूंगा। खैर इनमें सबसे ज्यादा योग्य जो माना जाता है वो दारा शिकोह था, उसके बाद औरंगजेब था, लेकिन औरंगजेब क्योंकि थोड़ा कट्टर स्वभाव से थोड़ा कट्टर था, है ना, इसलिए दारा शिकोह को शाहजहां ने अपना नॉमिनेशन घोषित किया या अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन बात बन नहीं पाई, मामला खराब हो गया, युद्ध हुआ और औरंगजेब ने दारा को निपटा दिया और औरंगजेब गद्दी पे बैठ गया, बोले दिस इज माइन। आगे चलते हैं। फिर 1638 ईस्वी में राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करी, बोले क्यों, बोले आगरा में दिल नहीं लगता, बोले क्यों, मैंने मुमताज महल का ताजमहल बनवा दिया, अब तो राजधानी में दिल्ली ले जाऊंगा। याद रह जाएगी बात, मतलब राजधानी कौन, दिल्ली ले गया, क्योंकि आगरा में तो ताजमहल बनवा दिया, बोले अब यहां नहीं रहूंगा, नहीं तो मुमताज की ओर याद आएगी, दिल्ली चलो, दिल्ली चलते हैं। तो आगरा से दिल्ली राजधानी किसने स्थानांतरित की, शाहजहां ने, है ना। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी, तो शाह बुलंद इकबाल की पदवी, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, यह प्रश्न पूछा गया है और यह प्रश्न भी पूछा गया है, अर्जुमंद बानो बेगम किसका नाम है, ठीक है। दारा शिकोह ने उपनिषदों का टोटल जितने उपनिषद हैं उनमें से 52 उपनिषदों का माना जाता है दारा ने अनुवाद किया था, 52 उपनिषदों का दारा ने फारसी में अनुवाद किया था, जिसका शीर्षक था सिर्रे अकबर, है ना, सिर्रे अकबर नाम से उसने फारसी में इनका अनुवाद किया था, है ना। तो इसको भी याद रखोगे, जो है उपनिषदों का अनुवाद
शुरुआत किसके काल में हुआ? शाहजहां के काल में। सवाल देखो कैसे, गाल पे झापड़ ऐसे मारेगा, फिर कहेगा अच्छा 2 उंगली से भी तेज पड़ता है, ले, फिर ऐसे घुमा के ऐसे करके मारेगा। मतलब सवाल देखो कैसे कैसे आएगा, है ना। आपसे पूछेगा प्रसिद्ध ऐतिहासिक, मुगल कालीन प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ सिर्रे अकबर किस जो है ग्रंथ का हिंदी अनुवाद, फारसी अनुवाद था? उपनिषदों का था। किसने किया? दारा सिकोह ने किया। किसके काल में किया? शाहजहां के काल में किया। किस भाषा में किया? फारसी भाषा में किया। बताओ आनंद आया कि नहीं आया? ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। और शासनकाल स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्यों? शाहजहां ने बनवाया ताजमहल, और जब ताजमहल बनवा दिया तो बोले बस भाई साहब तुमने ऐसा काम करा दिया है कि तुम्हारे टाइम को स्थापत्य का स्वर्णकाल कह लेंगे, आर्किटेक्चर का स्वर्णकाल कह लेंगे। और बोले जहां गिरे वहीं चित्र बनाया था, उनका काल चित्रकला का स्वर्णकाल है। बोले हंसोगे? बोले हमें मंजूर नहीं है। मना, तुम गिर गए हम चित्र बना रहे हैं, तुम हंसो, हमें मंजूर नहीं है भाई। मतलब अबुल हसन और उस्ताद मंसूर जो है उनके प्रमुख चित्रकार थे। याद कैसे नहीं होगा? याद कराने की तो ऐसी की ऐसी। चलो आगे चलते हैं। 1627 में जहांगीर की मृत्यु के बाद कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट। जहांगीर की मृत्यु के बाद अपने भाई शहरयार, है ना, यार नहीं है ये, शहरयार है, शहरयार से उत्तराधिकार का युद्ध जीतकर शाहजहां मुगल सम्राट बना। ठीक है, चलो। शाहजहां का दरबारी इतिहासकार अब्दुल हामिद लाहौरी था, है ना। भू राजस्व के लिए शाहजहां ने अकबर द्वारा शुरू की गई आईने दहसाला के स्थान पर इजारेदारी या ठेकेदारी प्रथा शुरू करी। ये क्या थी भाई आईने दहसाला? अकबर के भू राजस्व मंत्री थे राजा टोडरमल। मैंने आपको याद कराया था पिछली क्लास में, एक बार पढ़ाया है। ऐसी बातें मत करे करो। नारायण को चाय रखिए मेरे आगे, इसी में डूब के आत्महत्या सी कर लूंगा, नाम पे लिख जाऊंगा तुम्हारे। खैर कहूंगा इस दीदी ने बताया नहीं जब मैंने पूछा तो, है ना। ध्यान से सुनाकर दीदी ऐसे दीवार पे टेक लगा के ऐसे क्लास देख रही हूं, ऐसे याद नहीं होगा। कुछ सीरियस मूड में बैठ के क्लास देखा करो। खैर चलो, तो उसने क्या किया? आईने दहसाला को समाप्त किया शाहजहां ने, जो अकबर के समय से चल रहा था। अकबर ने चलाया, जहांगीर भैया ने चलाया। शाहजहां बोले हम नहीं चलाएंगे, हम अपनी प्रथा चलाएंगे जिसका नाम होगा इजारेदारी व्यवस्था या ठेकेदारी व्यवस्था। मतलब पहले जो किसानों से डायरेक्ट संपर्क स्थापित किया गया था। बोले तुम्हारी 10 साल की फसल कितनी होती है? बोले साहब इतनी होती है। बोले ठीक है तो तुम इतना टैक्स दे देना। लेकिन अब इन्होंने कह दिया बोले कुछ नहीं, ठेका है, इतनी में इतनी होगी। मतलब तुम्हारा चाहे हो चाहे ना हो, हमें कोई मतलब नहीं। यह सवाल पूछा जाता है। शाहजहां ने कोहिनूर हीरा जड़ित तख्ते ताऊस का निर्माण कराया। तो कोहिनूर हीरा जो है तख्ते ताऊस में मिर्जा बादल बेग, है ना, इसके जो है वास्तुकार थे तख्ते ताऊस के, और तख्ते ताऊस पे बैठते थे। ओ हो, है ना, कोहिनूर हीरा जो आजकल ब्रिटेन की महारानी अपने खोपड़िया में लगा घूमती हैं। बेटा हमारा चुराया हुआ है, चोट्टा हो तुम, है ना, उनको बताओ। खैर तो वहां लगा के जो है वो घूमती हैं, और वो अपना हीरा है, अपने लौंडे ने जो है सही करवाया था। शाहजहां ने कोहिनूर हीरा जड़ित तख्ते ताऊस का निर्माण भी कराया था। खैर स्थापत्य के क्षेत्र में हुई प्रगति के कारण इसके काल को स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। हमने बता दिया। क्या प्रगति कर दी थी सर ऐसी? अबे बेटा ताजमहल बनवा दिया था, ब्याह के बाद जिद करेगी कि घुमाने लेके चलो। शाहजहां के समय फ्रांसिस यात्री 2 हैं, टेवर्नियर और बर्नियर। देखो नाम एक से हैं, फ्रांसिस, इसमें भी रा निकला हुआ है ना, तो टेवर्नियर और बर्नियर, टेवर्नियर और बर्नियर 2 यात्री आए हैं। इनके पूरे पूरे नाम कुछ और है, मुझे याद नहीं है, यही ध्यान था, मैंने यही लिख दिया। तो शाहजहां के समय 2 फ्रांसीसी यात्री टेवर्नियर और बर्नियर, और 2 इटालवी यात्री कौन कौन? पीटर मुंडी और निकोलो मनुची, है ना। पीटर मुंडी, निकोलो मनुची 2 इतालवी यात्री, और 2 आपके जो है ये बर्नियर और कैलिवर्स, कुछ भी याद रख लेना, टेवर्नियर और बर्नियर आए हैं। ठीक, 2 बात। फिर यहां मैं पीछे आपको याद दिला दूं, जहांगीर के दरबार में कौन आए थे? बोले हारो आए थे, मतलब विलियम हॉकिंस और टॉमस रो आया था सर। विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में आया था सर, टॉमस रो 1615 ईस्वी में आया था सर, सब याद है मुझे। अच्छा तो बताओ हॉकिंस को किस नाम से जहांगीर ने संबोधित किया था? उसको कहा था इंग्लिश खान, है ना, इंग्लिश खान की उपाधि उसे दी थी। वो खुश हो गया, ओ हो, इंग्लिश खान कह दिया मैं। ठीक है, तो इंग्लिश खान की उपाधि जहांगीर दे रहा था किसको? विलियम हॉकिंस और टॉमस रो। और इसके यहां कौन आ रहे हैं? 2 फ्रांसीसी आ रहे हैं, टेवर्नियर बर्नियर, पीटर मुंडी और मनुची 2 इटालवी यात्री आ रहे हैं, इटली वाली दीदी के भैया। ठीक है, चलो तो ये जो है यात्री यहां आए,
विदेश से इस समय, तो इनका क्रम भी पूछा जाता है। जैसे मैं आपको दक्षिण भारत पढ़ा था तो मैंने केडीआर के समय बताया है ना, नूनिज बताया किसके समय आया, कहां का था। तो इस तरीके से भी आप चीजों को याद रख सकते हो, इस तरीके से भी कनेक्टिंग किया करो, अलग से सोचा करो। अच्छा वो ऐसे था तो इसके समय कौन आया होगा, अच्छा इसके समय, तो बार बार जब आप दिमाग में रखोगे ना तो चीजें थोड़ी सी आपके लिए आसान हो जाएंगी। चलिए अब देखो, अब आ गया भाई औरंगजेब चचा, ठीक है। शाहजहां की मृत्यु हो जाती है कब, शाहजहां की मृत्यु हो जाएगी 1658 ईस्वी में, 30-31 साल शासन करेगा। फिर औरंगजेब, 4 बालक हैं, कौन कौन, दारा शिकोह, औरंगजेब जो है क्या कहते हैं, दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद और शाह शुजा, 4 बालक हैं, चारों लड़ेंगे, चारों मरेंगे, बचेगा कौन, औरंगजेब, और औरंगजेब शासन सत्ता संभालेगा। ये हो रहा देखो भाई उत्तराधिकार का सा युद्ध। देखो सबसे पहले बहादुरपुर का युद्ध कोई नहीं आपसे पूछता है, इन 4 युद्धों की क्रोनोलॉजी भी आपसे परीक्षाओं में पूछी गई है ना, इन 4 युद्धों की क्रोनोलॉजी भी आपसे परीक्षाओं में पूछी गई है। सबसे पहले धर्मत का युद्ध 1658, फिर है ना, फिर ये भी 1658 है, ठीक है। फिर जो है सामूगढ़, खाजवा और देवराई, है ना, धस और खाद, है ना। चलो तो क्या हुआ, औरंगजेब और मुराद बख्श की सेना के बीच युद्ध हुआ है, औरंगजेब जीत गया। फिर औरंगजेब और मुराद बख्श की सेना के बीच हुआ है, और दारा शिकोह भी है इसमें भी औरंगजेब जीत गया। फिर औरंगजेब और शाह शुजा के बीच हुआ है, मतलब यहां से कौन निपटा, मुराद निपट गया, यहां से कौन निपटा, दारा निपट गया, यहां से कौन निपटा, जो है शाह शुजा निपट गया, यहां भी औरंगजेब जीत गया। दारा शिकोह नहीं माना, एक बार और लड़ा और यहां से दारा शिकोह भी निपट गया। औरंगजेब लास्ट में बचा है और वही भारत का शासक बनेगा 1658 ईस्वी में, 50 साल शासन करेगा 1707 ईस्वी तक, ठीक है। 1707 के बाद मुगल साम्राज्य का विघटन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इनकी क्रोनोलॉजी आपसे पूछी जाती है, किन किन के बीच लड़ा गया ये कभी नहीं पूछा जाता है, क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। तो कैसे याद रखोगे, है ना, सबसे पहले धर्मत, तो धस गई मतलब जमीन क्या हुई, धस गई है, मतलब धर्मत और सामूगढ़, है ना, धस मतलब धर्मत और सामूगढ़, तो जमीन क्या हुई, 258 में लड़े गए हैं, 259 में लड़े गए हैं, ठीक है। तो धस गई जमीन, तो बोले क्या कर, बोले खाद डाल दे भाई, जमीन धस गई है तो इसमें खाद डाल के बढ़िया कर दे। धस गई मतलब धर्मत, सा मतलब सामूगढ़, खा मतलब खाजवा और द मतलब देवराई। हो गया याद कि नहीं हो गया, बस सर जमीन धस गई है, खाद डाल दी मैंने, तभी शासन मिलेगा मुझे, मतलब तभी गद्दी मिलेगी। जमीन धस गई है, औरंगजेब लड़ रहा है, मुझे कुर्सी पे बैठना है, तो बोले जमीन धस गई तो क्या हुआ, थोड़ी सी खाद डाल, कुर्सी डाल, बैठ जाओ ऊपर से। मतलब धस मतलब धर्मत, है ना, फिर सा मतलब सामूगढ़, फिर खा मतलब खाजवा या खानवा, खाजवा है, खजवा या खाजवा, और द मतलब देवराई की लड़ाई। 4 लड़ाई हुई है, देवराई वाली सबसे लास्ट वाली याद रख लो किसके बीच हुई है, सबसे लास्ट में दारा शिकोह को निपटाया है, ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले जो है मुराद बख्श को निपटाया, बोले ला तेरी मुराद पूरी कर दूं, है ना, हलवा बांटूंगी। चलो तो ये क्या है कि सबसे पहले मुराद को निपटाया, फिर जो है उसको निपटाया। तो अगर मैचिंग में भी आएगा, डायरेक्ट आपसे सवाल नहीं पूछेगा, ऐसा इतना डीप फैक्ट का सवाल नहीं पूछा जाएगा। पहले देख लेना कि सबसे पहले मुराद की मुराद पूरी करी है, बोले तुझे निपटाता हूं पहले, सबसे लास्ट में दारा को कूट लिया धर के। चलो तो ये जो है औरंगजेब अब यहां से दूसरी बार, मतलब एक बार तो इसने यहीं पे अपना बोले मैं हूं, आई एम द किंग, बोले अच्छा भैया कह रहे हैं, अच्छा लड़के दिखा तू कैसे राजा है, भैया को निपटा के फिर जो है ये जो है दोबारा से अपना राज्याभिषेक कराएगा, दोबारा से शासक बनेगा। खैर मुगल साम्राज्य, औरंगजेब देख लेते हैं। माता पिता कौन है, मुमताज, है ना, यही ताजमहल वाली मुमताज महल है, और शाहजहां इनकी औलाद है। पत्नी दिलरास बानो बेगम है या राबिया उद्दौरानी, है ना, राबिया उद्दौरानी का मकबरा भी जो है बना हुआ है, तो राबिया उद्दौरानी इनकी पत्नी है। पुत्र मुअज्जम है ना। फिर राज्याभिषेक 2 बार हुआ है, पहली बार 1658 में आगरा में ही कर दिया, जैसे ही पापा निपटे, अब्बा निपटे, तो बोले भाई साहब मैं राजा हूं, है ना, लेकिन भैयाओं ने चुनौती दे दी, तो दूसरी बार सारे युद्ध जीत के 1 साल बाद दिल्ली में, मतलब पहला राज्याभिषेक आगरा में करवा रहा है, दूसरा राज्याभिषेक बोले है कोई, अब बोले कोई नहीं है, बोले कोई नहीं है तो कर दो दोबारा से टीका, मतलब दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ है दिल्ली में 1659 में। मृत्यु कब हो गई, फरवरी 1707 में। 1707 के बाद केंद्रीकृत मुगल व्यवस्था धराशायी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब किसी चीज को स्पंज की तरह दबाया जाता है, उसका शोषण किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, तो उसके हटने के बाद, प्रेशर के हटने के बाद स्पंज उछलेगी, और उछलेगी तो साम्राज्य का विघटन हो जाएगा। मकबरा कहां है इसका, औरंगाबाद में, सवाल आपसे पूछा गया है। ये रहा भाई औरंगजेब, ठीक है, मकबरा कहां है इसका,
मकबरा है जो है क्या कहते हैं औरंगाबाद में। चलो, औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान व रूढ़िवादी शासक था, जिस कारण इसको जिंदा पीर कहते थे। यह सवाल आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। अभी उत्तर मुगल सम्राट पढ़ेंगे तो उनके तो विभिन्न बहुत सारे नाम है ना, कौआ चील सबके अलग अलग नाम है। खैर, तो इसको जिंदा पीर कहते थे, क्यों? कट्टरता था, कट्टर सुन्नी मुसलमान था और उसके साथ साथ रूढ़िवादी भी शासक था। औरंगजेब शिवाजी के समकालीन है, शिवाजी पुरंदर की संधि की, शिवाजी को जो है धोखे से जो है चालाकी से धोखे से बंद कर लिया। शिवाजी भी इनके ताऊ थे, निकल के यहां से भग गए, है ना। तो मतलब लुका छिपी बहुत हुई, तो वो वाला खेल चला था इनमें। चलो, इनकी इसने मुद्राओं पर कलमा खुदवाना बंद किया, मतलब किसी का जो है कलमा अलमा नहीं खुदवाया जाएगा, आई एम द बॉस, ठीक है। नौरोज त्योहार जो था, बताओ किसने मनाना शुरू किया? कमेंट के माध्यम से किसने मनाना शुरू किया था नौरोज त्योहार? नौरोज त्योहार को इसने बंद करा दिया, बोले बंद करो, बहुत दिन हो गए अब मनाते मनाते, ठीक है। जो कि एक नौरोज किसका त्योहार था? पारसी त्योहार था, ठीक है, पारसी त्योहार था नौरोज। चलो, औरंगजेब दारुल हर्ब की जगह दारुल इस्लाम का समर्थक था। ये क्या आइटम है सर? दारुल हर्ब मतलब काफिरों का देश, दारुल हर्ब मतलब काफिरों का देश, दारुल इस्लाम मतलब इस्लाम का देश। खैर, आज भी जो कट्टरपंथी ग्रुप हैं वो इसी पे काम करते हैं, दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना है ना, जो कि एक इम्पॉसिबल सी चीज है। खैर, इसी पे काम करते हैं, आज की दुनिया में भी इसी उसमें जी रहे हैं। खैर, 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया और धार्मिक कर को फिर से इंपोज कर दिया, दोबारा से लगा दिया। अब देखो, अकबर ने हटाया है और अकबर के बाद जहांगीर ने उसको नहीं छुआ, शाहजहां ने नहीं छुआ, ये चचा आए बोले तुम छुपन छुपाई खेलो, मैं नहीं खेलूंगा, मैं तो दोबारा से जजिया इंपोज करूंगा। जजिया इंपोज करोगे, हिंदू जो जनता है जिन पे जजिया लगाया जाता था वो क्या हो गई? वो विरोध में आ जाएगी, अपने आप वो विरोध में आ जाएगी। जब तक तुम हो शक्ति साली हो, तुम्हारे पास शक्ति है, हो सकता है लोग कुछ ना कहें, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद तो कान पे थप्पड़ मार के सबको हटाएंगे। हटा दिया गया मामला, फिर जो है धीरे धीरे मामला डिस्टर्ब होता चला गया। उत्तर मुगल पढ़ेंगे तो समझाऊंगा। औरंगजेब के काल में अनेक हिंदू मंदिर तोड़वाए गए, क्यों? क्योंकि औरंगजेब का मानना था कि मंदिर षड्यंत्र और राजद्रोह का केंद्र बन चुके हैं। जो भी शासन सत्ता होती है ना, वो दूसरे वाले को उंगलियां कर करके ही परेशान करती है। इसने भी खूब परेशान किया, इसने भी तमाम हिंदू मंदिर, पहले ही माना जाता है कि पहले ही जहां विद्रोह दबाने जाता था वहां पे जो भी हिंदू मंदिर होते थे उनको तोड़वा देता था। कट्टर सुन्नी मुसलमान है और उसके साथ साथ रूढ़िवादी है, मतलब जो मैं कह रहा हूं वही सही है ना, तर्क के आधार पर चीजों को नहीं जांचना, समय के आधार से चीजों को नहीं परिवर्तित करना। रूढ़िवादिता क्या है? कल अम्मा काली शर्ट पहननी थी तो आज हम भी पहनेंगे। अरे भाई गर्मी है, काला ज्यादा रंग अवशोषित, काला रंग जो है ज्यादा गर्मी अवशोषित करेगा, सफेद पहन ले, लेकिन ना, अम्मा कह गई, तर्क के आधार पर नहीं कसेगा। तो ये जो है समय के अनुरूप परिवर्तन नहीं होना रूढ़िवादिता। तो ये जो है रूढ़िवादी शासक था, जिस कारण जो है मामला और खराब होता चला गया। तो ये तीन बड़े शासक थे मुगल साम्राज्य के। अब मुगल साम्राज्य समाप्त होना शुरू होगा, विघटन होना शुरू होगा, ठीक है। चलिए, मुगल शासन व्यवस्था से भी खूब सवाल आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मुगल शासन व्यवस्था, साम्राज्य का विभाजन जो था, सूबा थे, सूबा के नीचे सरकार या जिला थे, है ना, जिला या सरकार, फिर परगना या महाल थे, और मौजा या दीहा नहीं, दोहा, दोहा है ना, मौजा या दोहा है ना, इनको कहते थे। तो मतलब मौजा या दोहा मतलब गांव। सूबा प्रांत है, प्रांत के नीचे क्या है? जिला है, जिले को क्या कह रहे हैं? सरकार, है ना। सूबा सरकार मतलब सासा, सूबा सरकार, परगना या महाल कहते थे, मतलब जिला के नीचे है, जैसे आज तहसील होती है तो परगना या महाल कहते थे, और लास्ट में क्या कहते थे? तो ये चार भागों में बटा हुआ है, मौजा या दोहा। मौजा दोहा, फिर उससे ऊपर क्या होता था? परगना या महाल, उससे ऊपर क्या होता था? जिला, जिसको कह रहे थे मतलब सरकार, और सरकार से ऊपर क्या होता था? सूबा। सबसे ऊपर याद रख लेना सूबा था, सूबा मतलब प्रांत होता था। अब सूबे का हेड जो है वह सीएम है, यहां सूबेदार होता था। सरकार का हेड कौन होता था? फौजदार होता था, है ना, जो आज का डीएम होता है। परगने का हेड कौन होता था? शिकदार होता था। और गांव का हेड कौन होता था? खुद मुकद्दम चौधरी। यह सवाल यूपीएससी ने आपसे पूछा है, लैंड रेवेन्यू ग्रामीण लोगों पे कौन कलेक्ट करते थे, या खुद मुकद्दम चौधरी जो थे वो मुगल कालीन व्यवस्था में किस व्यवस्था के अंग थे या क्या काम करते थे? तो ग्रामीण स्तर के अधिकारी हैं और क्या कर रहे हैं? टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं। गांव में और क्या काम होगा? टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं। तो दोबारा देख लो, सूबा, सरकार,
फिर परगना या महाल, और फिर मौजा या दोहा। ठीक है, मौजा या दोहा। और उधर कौन कौन है? सबसे ऊपर जो सरकार का सूबे का वो है वो सूबेदार है, तो सूबा सूबेदार है ना। सरकार का जो है वो कौन है? वो फौजदार है। सरकार का जो हेड है, मतलब जिले का जो हेड है वो फौजदार है। फिर इसका कौन है? शिकदार है। परगने या महाल का हेड कौन है? शिकदार है। और सबसे नीचे खुद मुकद्दम चौधरी। ये सवाल पूछा जा चुका है, तो यहां से तो नहीं पूछेगा, उसे पता होगा बोले सूबे का सूबेदार होता है। लेकिन सरकार मैचिंग में भी दे सकता है, बढ़िया सवाल बनेगा मैचिंग में। सरकार या जो है इसका परगने का जो हेड होता था वो शिकदार, उसको याद रखना। और सरकार का जो हेड होता था वो कौन होता था? फौजदार होता था। खैर चलिए अब देखते हैं मुगल शासन व्यवस्था में, हाँ, एक मनसबदारी व्यवस्था इनकी व्यवस्था की एक प्रमुख व्यवस्था थी। मनसबदारी व्यवस्था क्या थी? अकबर द्वारा लागू की गई थी, है ना। तो कोई ये पूछ ले मनसबदारी व्यवस्था को किसने इंपोज किया? अकबर ने किया। मनसब जात और सवार में विभाजित होते थे, है ना। मतलब ये मनसबदार हैं, ये जात मनसबदार हैं, ये सवार मनसबदार हैं। क्या होते थे? मनसबदारों की भी बहुत सारी श्रेणियां हैं। मनसबदार 10 से 500 जात तक के मनसब, अमीर 500 से 2500 जात तक के मनसब, अमीर उदमा 2500 से अधिक जात के मनसब। यह क्या था? वही सैन्य व्यवस्था, जो सामंत वाला सिस्टम था, वही कि जो है इनके पास इतने आदमी हैं, इनके पास इतने आदमी हैं, इनके पास इतने आदमी हैं। तो मनसबदारी व्यवस्था थी, ये जो है महत्वपूर्ण व्यवस्था थी जिसको अकबर ने शुरुआत की थी। इस फैक्ट को भी आप ध्यान रखोगे। फिर देखते हैं मुगलकालीन भू राजस्व व्यवस्था। तो भूमि का विभाजन कैसे था? ये भूमियां आपसे पूछी जाती हैं। खालसा क्या होती थी? जागीर क्या होती थी? सरयूगल या मददे मास क्या होती थी? ये तो कई बार पेपर में पूछा गया है ना। तो ये क्या है? भूमि के प्रकार पढ़ो। खालसा क्या है? खालसा जो सरकारी भूमि है, सरकार के कब्जे में जो है या शासक के कब्जे में जो थी या मुगल साम्राज्य के कब्जे में जो थी, उस भूमि को कहते थे खालसा भूमि। सीधे बादशाह के नियंत्रण में होती थी, उसका बादशाह मालिक होता था, उस पर खेती करवाता था, चाहे जैसे करवाए। ठीक है, चलो, तो बादशाह के नियंत्रण में थी खालसा भूमि। जागीर क्या थी? कहते हैं ना, आज भी कहते हैं तुम्हारी क्या जागीर है? मतलब जो उनके हेडशिप वाले लोग थे, मंत्रिमंडल था और भी विभागों में काम करने वाले लोग थे, उनको नगद वेतन ना देके क्या करते थे? जागीर दे दी कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, ये तेरी जागीर है भाई, और इससे क्या कर, तू टैक्स कलेक्शन कर और आनंद ले। मतलब जो तेरी तनख्वाह है ना वो तुझे टैक्स कलेक्शन से मिलेगी। फॉर एग्जांपल आज के समय अगर गवर्नमेंट कह दे कि भाई एसजीएसटी से तुम्हारी तनख्वाह मिलेगी, स्टेट का जो जीएसटी है ना जहां से वसूलते हो वहीं बांट लो, तो वैसा ही ये मनसबदार वाला, वैसा ही ये जागीर वाला सिस्टम है। जागीर के हेड जागीरदार कहलाते थे। खालसा भूमि सीधे सरकार के नियंत्रण में होती थी। तीसरी महत्वपूर्ण है सरयूगल या मददे माश। ये पूछा जाता है विद्वानों व धार्मिक व्यक्तियों को अनुदान में दी जाने वाली भूमि। भाई दार्शनिक है, विद्वान है, नए नए चिंतन कर रहा है, बैठ के पढ़ाई लिखाई कर रहा है, मतलब उसका काम क्या है? उसका काम है कि तू कोई काम मत कर, मुझ पे एक काम करना कि मेरे कोई काम न करना। खैर, तो वो क्या कह रहा है कि तू कोई काम मत कर भाई, क्या कर, तुम खाली बैठ के चिंतन करो, विद्वत्ता है तुम्हारे पास, बुद्धि है, उसका इस्तेमाल करके राज्य को नई नई चीजें सुझाओ कि राज्य का टैक्स कलेक्शन कैसे बढ़ेगा, राज्य लोगों की मदद कैसे कर पाएगा, है ना। जो विद्वान लोग हैं, तो विद्वानों और धार्मिक व्यक्ति जो हैं, क्योंकि उनका काम क्या है? उनका काम धर्म का जो है उसको सही से जो है कार्यक्रम देखना है, तो इनके पास वैसा तो कोई काम है नहीं, इसलिए इनको जमीन जो दे दी गई कि आप इस पे उपजाइए, इस पे जो है पैदावार करिए। आज भी गांव देहात में हर गांव में जो है एक छोटा मोटा मंदिर होता है, उस गांव में कुछ ना कुछ उस मंदिर के आसपास की भूमि होती है, तो उस मंदिर के जो पुजारी होते हैं या तो सारा गांव उन्हें थोड़ा थोड़ा अनाज देता रहता है, कभी किसी के यहां से पहुंच गई, कभी लल्लू, कभी मल्लू, कभी बुद्धि, कभी तिवारी, इनके यहां से पहुंचता रहता है, या फिर मंदिर की अपनी थोड़ी सी जमीन होती है 2-4 बीघा, जिस पर जो है बाबा अपने जो है चेले चपाटों से खेती वेती करवा के वहां से जो अनाज वनाज उपजता है उससे अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसी प्रकार से सरयू गल या मददे मास जो थी वो इसी प्रकार की भूमि थी जो कि विद्वानों या दार्शनिकों को दी जाती थी राज्य की ओर से। तो 3 टाइप की भूमि हो गई। सवाल पूछा जाएगा, महत्वपूर्ण है। खालसा भूमि जो सीधे राज्य के नियंत्रण में है, जागीर जो कि सामंतों को या जो उनके सरदार हैं उनको उनके काम के बदले वेतन के स्वरूप में दी जा रही है, दैट इज जागीर। और मददे मास या सरयू गल क्या है? वो भूमि है जो कि दार्शनिकों, विद्वानों या फिर धार्मिक लोगों को दी जा रही है, इस पर अपनी खेती करके जीवन का गुजारा कर लो। मुगल काल में भू राजस्व की वसूली कैसे होती थी? पहले तो बटाई या गल्ला बख्शी प्रणाली थी। मतलब बटाई क्या होती थी? जैसे आजकल होती है बटाई,
जो लोग बड़े बड़े किसान हैं, शहरों में रह रहे हैं, गांव में जमीन है, तो वो अपनी जमीन बटाई पे दे देते हैं। बटाई मतलब बांट ले भैया, तू खेती कर रहा है, जमीन हमारी है, तो 1 किलो अनाज हुए, 1 किलो गेहूं हुए, तो आधी किलो तू घर को ले जा, आधी किलो हमारे घर को दे दे। क्यों? क्योंकि हमारी जमीन है। तो मतलब बटाई वाला सिस्टम ये था कि जितनी उपज होगी उसका कुछ हिस्सा सरकार टैक्स के रूप में ले लेती थी। दूसरी आई जब्ती प्रणाली। भाई साहब इतना चाहिए ही चाहिए, जब्त कर लेंगे, इसका मतलब ये था। दहसाला सिस्टम क्या था? अकबर द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। अकबर द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। और इंट्रोड्यूसर कौन थे इसके? जो इनके भू राजस्व मंत्री थे, दैट इज राजा टोडरमल। राजा टोडरमल ने पूरा भू राजस्व सिस्टम जो है इस काल का, मुगल काल का बनाया और बताया कि कैसे टैक्स कलेक्शन करो। 10 साल की फसल का एवरेज लगाया, उसके बाद बताया कि रामलाल तुम्हें इतना वो देना है ना, खान साहब तुम्हें इतना जो है टैक्स जो है भूमि का देना है। खैर, इजारेदारी या ठेकेदारी व्यवस्था, तो उसमें वही था कि ठेका ले लिया भैया, इतने पैसे देंगे, तो हमें नहीं पता तुम्हारी खेती हो या ना हो। और नस्क या कानकूत प्रणाली, तो इस प्रकार की सारी प्रणाली टैक्सेशन सिस्टम में, है ना, भू राजस्व व्यवस्था में मुगल काल में थी। इस प्रकार की प्रणालियों से ये 5 प्रणाली अस्तित्व में थी। तो आपसे अगर सवाल पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी भू राजस्व प्रणालियां मुगल काल के दौरान अस्तित्व में थी, सर अभी बता देंगे। जब्ती प्रणाली थी, ठेकेदारी या इजारेदारी थी, आईने दहसाला था या दहसाला सिस्टम था, बटाई व्यवस्था थी, कानकूत व्यवस्था थी। ठीक है, कानकूत में वही होता था कि तुम अपना जो है उपज कर लो और थोड़ा सा खेत में हमारे काम कर देना। खालसा भूमि पे भी तो काम करने वाले लोग चाहिए थे ना। चलो अब देखते हैं मुगल कालीन स्थापत्य कला कि कौन कौन सी जो है चीजें कब कब बनवाई गई, किस किसने बनवाई, है ना। ये सवाल भी आपसे परीक्षा में मुगल कालीन स्थापत्य से खूब पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे जो जो महत्वपूर्ण चीज है, बाबर सबसे पहला शासक है, 1526 में पानीपत का युद्ध जीत रहा है, 1527 में खानवा का युद्ध जीत रहा है, 1528 में चंदावर का युद्ध जीत रहा है, फिर जो है चंदेरी का, फिर जो है घाघरा का युद्ध जीता। 4 बड़े युद्ध थे। तो बाबर द्वारा आगरा की मस्जिद का निर्माण करवाया गया। औरंगजेब ने मोती मस्जिद दिल्ली में, है ना, सब मस्जिदें जो है बनवा रहे हैं। बाबर द्वारा आगरा की मस्जिद, औरंगजेब द्वारा मोती मस्जिद। अकबर जो है, जो अकबर के महत्वपूर्ण है पूछा जाते हैं, आगरा में अकबर बनवा रहा है आगरा का किला, जहांगीर का महल और अकबरी महल। ये 3 महत्वपूर्ण जो है। आगरा का किला जरूर याद रखना। और शाहजहां क्या था? बोले हमने अब आगरा में ताजमहल बनवा दिया, अभी हमें राजधानी नहीं रहने देंगे, हम राजधानी दिल्ली ले चलते हैं। ये भी ध्यान रखना। अकबर फतेहपुर सीकरी बसा रहा है, एक आगरा के निकट ही शहर है, जिसमें बुलंद दरवाजा बनवा रहा है। पश्चिम भारत पर विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनवाया। दीवाने आम, दीवाने खास इसमें है। जामा मस्जिद का निर्माण कराया। मरियम खानम का महल बनवाया, जहांगीर महल बनवाया। तो ये सब जो है अकबर बनवा रहा है। उसके बाद जहांगीर क्या बनवा रहा है? अकबर का मकबरा, बापू का मकबरा अपने, है ना, अब्बा का मकबरा बन बट गए, अब मकबरा बनेगा। तो जहांगीर का मकबरा कौन बनवा रहा है? वो अकबर का मकबरा कौन बनवा रहा है? जहांगीर, उसका बेटा। और कहां है ये जरूर याद रखना, सिकंदरा में है। ठीक है, आगरा के पास सिकंदरा। यहां से सवाल पूछा जाता है। शाहजहां द्वारा क्या क्या बनवाया गया है? तो दिल्ली में जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला अकबर, दिल्ली का लाल किला शाहजहां, और आगरा में मोती मस्जिद और ताजमहल। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में क्या बनवा दिया? ताजमहल बनवा दिया। तो ये प्रमुख मुगल कालीन स्थापत्य हैं। और मैं आपसे फिर पूछूं कि मुगल कालीन स्थापत्य का गोल्डन पीरियड, स्वर्ण युग किस शासक के समय को कहा जाता है? अभी आप फटाक से बताओगे, सर आपने हमें याद कराया शाहजहां। क्यों? क्योंकि ताजमहल बनवा दिया था। बोले इसलिए, मतलब याद करने के लिए बता रहा हूं। शाहजहां के काल को क्या कहा जाता था? स्थापत्य का स्वर्ण युग। फिर मैं आपसे पूछूं कि चित्रकला का स्वर्ण युग किसको कहा जाता था? बोले जहां गिरे वहीं चित्र बनवा दिया। बोले हंसोगे, हमें मंजूर नहीं है, तुम हंसो, हम जहां चित्र बनवा रहे हैं हमें मंजूर नहीं है। मतलब जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। 2 बड़े चित्रकार थे, अब्दुल समद मंसूर और जो है हसन, अबुल हसन और अब्दुल मंसूर, ये थे। तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देख लेते हैं मुगल कालीन कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जिनसे सवाल पूछा जाता है। जो जो महत्वपूर्ण है वही याद कराएंगे, बाकी सारी कथा आप याद कर लेना, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। स्क्रीनशॉट 1 और स्क्रीनशॉट 2 दोनों ले लो, ठीक है। चलो तो याद कर लेते हैं इनको। जैसे बाबरनामा या तुजुक बाबरी तुर्की में लिखी है किसने? बाबर ने अपनी आत्मकथा को लिखा है। किसमें? तुर्की में। पूछी जाती है परीक्षा में, ध्यान रखोगे। हुमायूं नामा को कौन लिख रहा है? गुलबदन बेगम लिख रही हैं। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है, संभवतः आपको याद भी होगा। ताजुल मासिर, ये पेपर में कई बार मैचिंग में पूछी गई है। ताजुल मासिर लगातार, शायद 20-21 में तो लगातार पूछा गया था ये सवाल 3 बार। ताजुल मासिर कौन लिख रहा है? हसन निजामी। ताजुल मासिर हसन निजामी, है ना। तो
भाई खतरनाक खतरनाक तरीके से भी याद कर सकते हो। मासिर मतलब मारेगा, मारा सिर, सिर देके मार दिया। हसन निजामी, बोले हसमत निजामी से आप एक अलंकार याद करो जो हो सकता है, जो आप देते हो अपने यार दोस्तों को। तो हसन निजामी, वो मार रहा है तो कह रहा हसमत, ताजुल मासिर हसन निजामी, ठीक है। चलो खैर, तबकाते अकबरी कौन लिख रहा है? निजामुद्दीन अहमद, कोई दिक्कत नहीं है। तारीख शेरशाही अब्बास खां शेरवानी, तो शेरशाही है और शेरबानी है, ठीक है। आलमगीर नामा मोहम्मद काजिम, कोई दिक्कत नहीं है। कानून हुमायूनी ख्वादिमिरी, नुक्साए दिलखुशा भीमसेन, ये एक हिंदी व्यक्ति लिख रहा है इसलिए इसको याद रख लेना, ठीक है। सियार और मुख्तरीन गुलाम हुसैन, इकबाल नामा जहांगीरी, शाहजहां नामा, ये आपसे पूछा जा सकता है। इनायत खां, बोले इतनी तो इनायत कर दे कि तूने मुमताज की याद में ताजमहल बनवा दिया, मतलब शाहजहां नामा कौन लिख रहा है? इनायत खां लिख रहे हैं। चहार चमन चंद्रभान ब्राह्मण, ये भी पूछा जाता है, तो चहार चमन है ना, चंद्रभान सेम सा नाम है। फुतुआते आलमगिरी, ये ईश्वरी प्रसाद लिख रहे हैं, ईश्वरी दास नागर भी कहीं कहीं नाम मिलता है, तो फुतुआते आलमगिरी, ठीक है, इसको भी ध्यान रखोगे। खुलवाते तबासिरी, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 2 3 4 और 2 इधर 6 और 1 7 है ना, 7 किताबें टोटल आप मुगल काल से संबंधित याद रख लेना, इन्हीं से आपको पेपर में सवाल मिल जाएगा। तो इस प्रकार आज का आपका जो लेक्चर है कंप्लीट होता है। फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं, ये रिवीजन जरूर देख जाया करो, 10 मिनट में फिर से पूरी क्लास रिवाइज करा देता हूं। खैर, तो आज हम मुगल साम्राज्य के जो अंतिम बड़े 3-4 शासक हैं उनको पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया कि टेस्ट सीरीज ले लो भैया, है ना, टेस्ट सीरीज मतलब आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। खैर चलो, जैसे मैं आपको वो लाल किताब कहता था, जादू वाली किताब टेस्ट सीरीज, वो अब मार्केट में मिल ही नहीं रही है। भला ढूंढ ढूंढ के परेशान फोन करते हैं, सर वो टेस्ट सीरीज वाली किताब नहीं मिल रही, कहां से मिलेगी, जब कही तब तो ली नहीं। चलो खैर, अब देखो, सबसे पहले हमने देखा जहांगीर का नाम क्या था? सलीम, क्योंकि मैंने आपको बताया शेख सलीम चिश्ती की कृपा से हुआ था। माता हरकाबाई, पिता अकबर, इनके हो गया। मेहरू निस्सा जो है नूरजहां, इनका इन पर प्रभाव था, नाम ही रख दिया नूरजहां, सारे जहां का प्रकाश। चलो, पुत्र खुसरो परवेज शहरयार जहांदार, आत्मकथा तुजुक जहांगीरी है। मकबरा इनका शाहदराम है, याद रखना शाहदरा शाहजहां नहीं है, जहांगीर है। फिर दरबार में आने वाले विदेशी यात्री कौन है? हॉकिंस, टॉमस रो और फ्रांसिस फेलकर्ट, ठीक है। दुअस्पा सिंगस्पा पद्धति चलाई, चित्रकला का स्वर्णकाल है। 1605 में सम्राट बन गए, दस्तूर अमल के नाम से अपनी नीतियां चलाई, फिर अपनी नीतियों में ये सब करवाया। आगरा के किले में न्याय की जंजीर लगाई, बोले जहां चाहोगे वहीं न्याय दूंगा, जंजीर बजा देना, ठीक है। फिर शहजाद खुसरो से कह रहा था तू खुश रह, कुछ नहीं रहा भाई, विद्रोह कर दिया। किसके साथ किया? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव। खुसरो को तो जो है आगरा के किले में बंद करवा दिया था, बाद में निपटवा दिया, और अर्जुन देव को हाथ के हाथ निपटवा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद नूरजहां, मेहरू निस्सा मैंने आपको बताया ही। दीन इलाही अकबर वाला समाप्त कर दिया। चित्रकला का स्वर्ण युग है, जहांगीर जहां गिरे वहीं चित्र बनाया, इसलिए चित्रकला का स्वर्ण युग हो गया। ऐसा था नहीं, याद करने के लिए बता रहा हूं। तो बोले अब्दुल हसो, तो बोले हंसेंगे नहीं, हमें मंजूर नहीं है, मतलब अब्दुल हसन और उस्ताद मंसूर, ये 2 थे। फिर शाहजहां है, शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम था। खुर्रम खुसरो में अंतर है, दोनों को याद रखना। अर्जुमंद मानो बेगम इनकी पत्नी थी, या मुमताज महल। पुत्र जो है दारा शिको, औरंगजेब, मुराद और शाह शुजा, इन चारों में युद्ध होगा। कौन सा? धसा और खाद, है ना, अभी याद कराएंगे। चलो खैर, राजधानी ये शाहजहां आगरा से दिल्ली ले आए। बोले क्यों? बोले वहां पे हमने ताजमहल बनवा दिया है, हमें मुमताज की याद आती है, इसलिए राजधानी दिल्ली ले गए। चलो, है ना, ऐसा था नहीं, फिर भी याद करने के लिए बता रहा हूं। दारा शिको ने 52 उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में किया, सिर्रे अकबर नाम से, ठीक है। और इसकी कब्र कहां है? आगरा के ताजमहल में, जहां मुमताज है ना उसी के बगल में है। खैर, शासनकाल जो है स्थापत्य कला का स्वर्णकाल इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े कुछ स्थापत्य बनाए गए। 1627 में जहांगीर की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया, जो है वो जीत जाएगा औरंगजेब, और जो है जीत जाएगा। खैर, फिर इसने जो है आईने देसाला को समाप्त करके इजारेदारी व्यवस्था शुरू की। कोहिनूर हीरा से जड़ित जो है तख्ते ताउस का निर्माण कराया, और मिर्जा बादल बेग करके नाम था इसके वास्तुकार का जिसने बनाया था। शाहजहां के समय फ्रांसिस टेवर्नियर और बर्नियर आए, और 2 इटालवी यात्री कौन कौन से? मनुची और निकोलो जो है मुंडी आए थे। फिर उसके बाद औरंगजेब युद्ध लड़ रहे हैं, 4 युद्ध लड़ रहे हैं। धसा और खाद डाल, मैंने आपको याद करा दिया, मतलब जमीन धस गई कुर्सी का डालू, मतलब धर्मत। सा मतलब सामूगढ़, खा मतलब खाजवा, और द मतलब देवराई। 4 बड़ी लड़ाई हुई है। सबसे पहले मुराद पूरी कर दी, मतलब मुराद को निपटाया, सबसे लास्ट में दारा शिको को निपटाया था, और जो है शासन बन गया। फिर मुगल जो है राबिया उद्दौरानी का मकबरा ये बनवा रहा है, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। राज्याभिषेक 2 बार कराया है, एक बार तो स्वयंभू, पहले खुद को घोषित कर दिया। चारों भाइयों ने बोला हम राजा, मतलब हम लड़ेंगे। तो बोले गद्दी पे कौन बैठेगा? जो युद्ध जीतेगा। युद्ध जीतने के बाद दिल्ली में दूसरी बार राज्याभिषेक करवा रहा है, ठीक है। मकबरा इसका और
औरंगाबाद में है, रूढ़िवादी शासक है, जिंदा पीर कहते थे, कलमा खुदवाना बंद कर दिया, नौरोज त्योहार बंद कर दिया, है ना, दारुल हर्ब की जगह दारुल इस्लाम का समर्थक था, हिंदू मंदिर तोड़वा रहा है और जजिया कर और धार्मिक कर भी दोबारा से लगा रहा है। कौन? औरंगजेब। फिर उसके बाद शासन व्यवस्था देखी तो सूबा, सरकार, महाल या परगना और उसके नीचे मौजा या दौजा। तो ये जो है सिस्टम था। सरकार, सूबे का परगना सूबेदार होता था, सरकार का परगना, सरकार का हेड फौजदार होता था, परगना या महाल का हेड शिकदार होता था और खुद तो मुकद्दम चौधरी ग्रामीण या मौजा लेवल पर होते थे। ये सवाल भी पूछे गए हैं। फिर मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने शुरू की, जो है मनसब होते थे कई प्रकार के। मुगल काल में 3 टाइप की भूमि आपको मिलेगी। खालसा भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में है ना। फिर दूसरी भूमि जागीर, जो है लोगों को वेतन के बदले दे दी जाती थी। और जो मेन भूमि थी सरयुगल या मदद-ए-मास, जो विद्वानों या फिर जो धार्मिक लोग थे उनको जो है दान में दी जाती थी। मुगल काल में भू राजस्व कैसे वसूल किया जाता था, सब प्रकार की व्यवस्था थी, मैंने आपको बता दिया। ये जो है इसके मुगल कालीन स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण नाम है। जैसे बाबर द्वारा आगरा की मस्जिद बनवाई जा रही है, औरंगजेब मोती मस्जिद दिल्ली में, शाहजहां दिल्ली में लाल किला बनवा रहा है, आगरे का किले का निर्माण अकबर करवा रहा है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा इत्यादि बनवा रहा है, और जहांगीर बनवा रहा है बाद में अकबर का मकबरा। कहां? सिकंदरा में, आगरा के पास सिकंदरा। चलो, मुगल कालीन कुछ प्रमुख पुस्तकें थी, मैंने आपको बताया, ये याद करनी है। बाबरनामा या तुजुक बाबरी, बाबर खुद लिख रहा है। हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम लिख रही हैं। फिर ताजुल मासिर कई बार पेपर में पूछे गई है, तो मार सिर, तो वो कह रहा है भाई सिर मत मार, हंसे मत, हसन निजामी है ना, हंस मत, मेरे सिर दिमाग में लग गया है। तारीख शेरशाही अब्बास खां शेरवानी। फिर और जो हमें इसमें याद करनी, नुक्साई दिलखुशा भीमसेन लिख रहे हैं। शाहजहां नामा इनायत खान लिख रहे हैं, बोले कुछ तो इनायत करो, ताजमहल बनवा दिया। चार चमन चंद्रभान लिख रहे हैं, नाम से भी क्लियर है। फुतुआत आलमगिरी ईश्वरदास नागर लिख रहे हैं, तो ये पीवाईक्यू में आए हुए थे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार आपकी एक क्लास मॉडर्न मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की ओर बसती है ना, मध्यकालीन भारत के इतिहास की ओर बसती है, जिसको हम अगली क्लास में उत्तर मुगल जो हैं, जिनके बेसिकली तो हमें नाम वगैरह, ये उनकी क्रोनोलॉजिकल यही सब चीजें पूछी जाती हैं, और उनसे जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे उसको कर लेंगे। फिर एक मराठा हमें पढ़ने हैं। मराठा उस समय की बड़ी शक्ति है, जो कि भारत पर, संपूर्ण भारत पर जो है प्रभाव डाल रहे हैं, और मराठाओं के मारे अंग्रेजों की भी हवा खराब थी, तो उनको भी पढ़ेंगे। मराठाओं में शिवाजी, आपको पता है, उनको भी पढ़ेंगे, आजकल चर्चा में भी है, तो सवाल पूछे जाने की गुंजाइश ज्यादा है। उनकी सारी संधियां इत्यादि, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, उसको पढ़ेंगे। फिर जो है आपका मिडिवल हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपकी चली रही है। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताते चलिएगा। कोई सुझाव या आप मुझसे कुछ भी चाहते हो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इस क्लास को अपने दोस्त, मित्र मंडली, सखा सहेलियों के साथ जरूर साझा कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे फिर किसी अगली ऐसी ही बढ़िया सी क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।